हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट या तो पॉलिटी है या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है जो आप जीएस से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अलग अलग डिफरेंट लेवल आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें जीएस के लिए तो वहाँ पर एक डिफरेंट लेवल होता है। कांस्टेबल या फिर आगे सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वहाँ पे लेवल फिर से चेंज हो जाता है। तो जरूरी यह है देखो कि किस लेवल का एग्जाम में पूछा जा रहा है, किस तरह का एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। यानी सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, ठीक है, एंड साथ साथ में क्या पैटर्न है उसको देख लीजिएगा एक बारी। सो स्टूडेंट्स, आगे सिलेबस को फॉरवर्ड करते हुए हम जो आगे बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है, अपने नए टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज अबाउट प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी क्या क्या पास उसकी शक्तियां होती हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी किस में आता है स्टूडेंट्स, ये भी पॉलिटी में आता है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो पहले कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको इसका आइडिया होगा पहले से, ठीक है। सो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये क्या होता है, दिस इज देश का प्रथम नागरिक। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि देश का सबसे पहला सर्वप्रथम जो नागरिक होता है वो कौन होता है भारत के अंदर, वो देश का राष्ट्रपति होता है। जैसे कि अभी जो राष्ट्रपति है कौन, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, तो वो देश के पहले नागरिक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये भी राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। सेनाओं का मतलब क्या है यहाँ पे सेनाओं का मतलब है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इन तीनों सेनाओं के ऊपर इनका कोई सर्वोच्च कमांडर है तो वो भी राष्ट्रपति ही होता है। और इसी वजह से तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि आर्मी के, नेवी के, ठीक है, उनके प्रमुख जो होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों सेनाओं की जो सेना प्रमुख है, आर्मी के सेना प्रमुख, ठीक है, एयरफोर्स के प्रमुख, ठीक है, साथ साथ में नेवी के प्रमुख, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति किसके हाथ में होती है, वो भी राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से जैसे पूरी कंट्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अगर हम बात करें राज्य की तो यहाँ पे होता है जी राज्यपाल। यानी ऑलमोस्ट जो शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है, कहां पे, सेंट्रल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, वो किसके पास में होती है राज्य में, वो होती है राज्य के राज्यपाल के पास में, ओके। यानी यूटी के राज्यपाल या फिर अदर स्टेट के राज्यपाल। एक होता है महापौर या फिर मेयर, तो ये कहां पर होता है, ये होता है शहर के लेवल पे, नगर के लेवल पे, ठीक है। तो नगर के अंदर जो शक्तियां प्रेसिडेंट के पास में होती हैं सेंट्रल लेवल पे, वही शक्तियां होती हैं नगर के अंदर महापौर या फिर मेयर के पास में, या फिर राज्य के अंदर होते हैं किसके पास, राज्यपाल के पास। आती है, समझ लीजिए, राज्यपाल का अगर टॉपिक आएगा तो अगर आपने प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूरा पता है तो राज्यपाल के बारे में भी आपको लगभग वही बातें होती हैं सारी की सारी, ठीक है ना। और नगर के बारे में यानी कि शहर के बारे में जो नगर होता है, ठीक है, नगर का क्या होता है, महापौर या फिर मेयर जो होता है उसकी भी शक्तियां, ठीक है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह होती है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हुए आपसे पहले एग्जाम में, ठीक है, तो ऐसा नहीं इसमें कुछ फिजूल है। अगर किसी को आता भी है ये तो भी इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या समझाया अभी तक आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं।
तो भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, देश का सबसे पहला, सबसे प्रथम नागरिक होता है। पहले नागरिक यही होता है, उसके बाद में कोई नागरिक होता है देश के अंदर। सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, सेनाओं का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आर्मी, ये जो तीनों की तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, तीनों काइंड है सेनाओं के, उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ये हमने पीछे की क्लासेस में, छोटी छोटी क्लासेस में भी आती है सारी बातें। या फिर इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, उन प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर यही है। प्रेसिडेंट का जो रोल होता है कहां पर? यूनियन लेवल पे। यूनियन का मतलब संघ सरकार, ठीक है, यानी इंडिया के लेवल पे। वही सेम रोल होता है किसका? राज्यपाल का। कहां पर? राज्य के लेवल पे। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इंडिया पूरा कंट्री हो गया, तो वहां पर राष्ट्रपति एक ही होता है बस। वैसे यूपी का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, या फिर जो अदर स्टेट्स है जैसे कि एमपी या फिर अदर स्टेट्स, उन सबका राज्य के ऊपर कौन कंट्रोल करता है? राज्यपाल कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। नगर या फिर शहर के ऊपर वही काम कौन करता है? महापौर या फिर मेयर का काम भी वही होता है, जो काम यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का होता है सेंट्रल लेवल पे। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा उसके आगे देख लेते हैं। कोई भी टॉपिक चाहे तो इजी है चाहे वो मुश्किल है, आप पहले तो उसको ठीक से समझ लीजिएगा। समझने के बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवाइज अगर बीच बीच में करते रहेंगे तो वो बातें सारी याद रहती हैं। रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा वो सब, उसको आप जरूर भूल जाएंगे। इसलिए याद करने के साथ साथ में उसको रिवाइज भी करते रहना है। अब प्रेसिडेंट की बात चल रही है तो सीधी सी बात है कि किस तरह से बना जाए प्रेसिडेंट, इस बारे में बात होनी चाहिए। तो योग्यताएं यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर कोई पर्सन राष्ट्रपति बनना चाहता है तो सबसे पहली बात है जी इसमें 35 ईयर्स ऑफ एज, या तो इसके इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो, यानी कि कम से कम 35 ईयर्स का पर्सन होना चाहिए। मानसिक संतुलन सही होना चाहिए ऑब्वियसली, या फिर दिवालिया तरह का इंसान टाइप का नहीं होना चाहिए, यानी पूरी तरह से वो मेंटली फिट फॉर होना चाहिए पर्सन। और 35 ईयर्स एज या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो दोनों केस में चलेगा। आगे है लोकसभा सदस्य। बनने की, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए उसके पास में, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो निर्वाचन की योग्यता होनी चाहिए। क्या पढ़ा हमने? कम से कम 35 ईयर्स एज या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। मानसिक संतुलन पर्सन का सही होना चाहिए या फिर दिवालिया टाइप का इंसान नहीं होना चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य है, लोकसभा सदस्य बनने की या निर्वाचित होने की काबिलियत उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है या तो पर्सन का जन्म या फिर एक तरीका मैंने आपको बताया था नेचुरलाइजेशन का। जब हम सिटीजनशिप पढ़ रहे थे, सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता के बारे में, ठीक है, तो वहां पे या तो जन्म से कोई व्यक्ति नागरिक बन जाता है, फिर नेशनलाइजेशन अपने आप बन जाता है वो, ठीक है। इन दोनों ही तरीकों से कोई भी पर्सन भारत का नागरिक है अगर, तो वो योग्य हो जाता है किसके लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे लगभग सेम ही रहते हैं सबके, लेकिन पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोबारा से। तो बस 2-3 पॉइंट्स हैं, यानी प्रेसिडेंट के बारे में बात चल रही है, राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। मानसिक संतुलन व्यक्ति का सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब डिस्टर्ब हो मेंटली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या दिवालिया टाइप का इंसान नहीं होना चाहिए, पागल है दिवालिया ना, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकसभा सदस्य बनने की या निर्वाचित होने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा 2 होती है, आगे आएगा वो, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ओके। जन्म से या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। जब नागरिकता के बारे में बताया जाता है तो यहाँ पर ये बताया था मैंने आपको कि किस किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो या तो जन्म से या फिर नेचुरलाइजेशन के तरीके से अगर भारत का नागरिक है वो, तो वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होता है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है।
चलिए मैन पॉइंट्स हमने देखने हैं बस, क्योंकि देखिए यूपीएसआई का एग्जाम में पास में है, उसके हिसाब से सारा कुछ हो तो अच्छा है, ठीक है। तो जितना उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है बस उसी पे ध्यान देना है, अदरवाइज पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस वो हम देखेंगे। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्शन, ठीक है, यानी कि उसका किस तरह से इलेक्ट होता है, वो कैसे चुना जाता है या निर्वाचन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का। तो किस तरह से इलेक्ट होगा वो, अब हम तो राष्ट्रपति को चुनते नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। और किस तरह से, गुप्त मतदान के थ्रू। अप्रत्यक्ष चुनाव और साथ साथ में गुप्त मतदान ये होना चाहिए, तब राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। और कौन करता है ऐसा, इलेक्शन कमीशन। यानी कि निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर चुनाव में कोई विवाद है, फर्स्ट पॉइंट तो ये, सपोज इसमें कुछ विवाद भी हो सकता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव सही हुआ है कि नहीं हुआ है, उस विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी, ठीक है, में उसका निपटारा होता है। ये पॉइंट भी पूछा हुआ आपसे पहले एसएससी में, ठीक है, कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद है अगर, तो उसका निपटारा कौन करेगा, उसका निपटारा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं इसको हिंदी में। सर्वोच्च न्यायालय में उसका क्या होगा, निपटारा होगा, वहां पर इशू को, ठीक है, डिस्प्यूट को खत्म किया जा सकता है। एक और पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, असंख्य बार चुना जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का, मैं बता देता हूं। देखिए यूएसए जैसी कंट्री का अगर बात करें तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर्स भी होती है और कुछ अदर चीजें भी वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे अमेरिका के अंदर 2 बार से ज्यादा कोई भी सही पर्सन वहां का अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मतलब इस बात का, कोई भी पर्सन अगर आज राष्ट्रपति है तो आगे भी वो कितनी भी बार चुना जा सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग करता है इसको, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यानी कि उस केस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, अगर वहां पर कोई विवाद है, ठीक है, अगर कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट इस बात को मानने को तैयार ना हो, तो उस विवाद का जो निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय में उसका निपटारा होता है, ठीक है। ऐसा के बाद चुना जा सकता है, इसका मतलब ये है कि सपोज कोई पर्सन अगर लगातार 2 बार भी राष्ट्रपति बन जाता है इंडिया का, तो तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा रूल नहीं है, वहां पर 4 साल के लिए एक बार पर्सन बनता है और वहां पर फिर क्या होता है कि 2 बार से ज्यादा सेम पर्सन नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में देख लिया है, इलेक्शन के बारे में। थोड़ा सा और अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की एक तो होती है शपथ, ठीक है, एक होता है उसका त्याग पत्र, इस्तीफा देना होगा, ओके। एक नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर उसका वेतन। तो शपथ मैं आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ पद हो सकते हैं इसके अंदर। अब मुख्य न्यायाधीश कौन, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट,
यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, ठीक है। और वेतन 1.5 लाख था पहले, अभी 5 लाख हो गया है मंथली, यानी कि मासिक दिया जाता है किसको? राष्ट्रपति को, जो कि होता है भारत की संचित निधि से आता है वो। ये बात पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है। जो राष्ट्रपति का वेतन है राष्ट्रपति को कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। ओके, ये जिसकी 5 लाख रुपए इनकम है पर मंथ की, तो इनकम टैक्स स्लैब में आ गई है इनकम, लेकिन ये टैक्स फ्री होती है क्योंकि देश का प्रथम नागरिक है। टैक्स तो लगना चाहिए ना जब 5 लाख रुपीज मंथली कोई कमा रहा है कोई पर्सन, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता, भारत की संचित निधि से आती है और टैक्स फ्री इनकम होती है ये। अगर ये पर्सन त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, त्यागपत्र देने पर तो इसको पेंशन दी जाती है। ओके, 2-3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भी होंगे, जो सबसे, ठीक है, मुख्य होते हैं जिनके डिसीजन, और या फिर साथ साथ में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है या फिर उन दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करते हैं अपने राष्ट्रपति पद की। अगर त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देना होगा? उपराष्ट्रपति को देना होगा। वेतन कितना है? 1.5 लाख रुपीज पर मंथ था पहले, और अभी बढ़ के 5 लाख रुपए पर मंथ हो गया है। भारत की संचित निधि से आता है इनका वेतन, और ये जो इनकम है इनकी टैक्स फ्री इनकम होती है। और त्यागपत्र देने पर, यानी त्यागपत्र जो दिया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर त्यागपत्र दे दिया जाता है तो उस केस में भारत के राष्ट्रपति को क्या? पेंशन दी जाती है, ठीक है। चलिए, एक और केस है, ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी भी वजह से पद खाली होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की मे बी की गॉड फॉरबिड डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो उस केस में राष्ट्रपति के जो सारे के सारे, ठीक है, रोल है वो कौन देखता है? भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, या फिर मुख्य न्यायाधीश अगर वो नहीं है तो, या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अभाव में उस केस में कौन देखता है इनके काम को? या तो भारत का उपराष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वही काम करेंगे जो राष्ट्रपति के काम होते थे। या फिर कौन देखता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे थोड़ा चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती है ये सारी चीजें, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड यही था, तो उनको मे बी की वो चीजें पता हो सकती हैं बेसिकली। तो उसमें क्या करना है कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज के लिए देखते रहें। और साथ साथ में देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते पेपर में, पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें देख के चलना है, ठीक है। चीजें माइंड में मेमोराइज होनी चाहिए, और मेमोराइज रखने का एक ही तरीका है कि उनको बार बार किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और साथ साथ में तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है जिससे कि सिलेक्शन होने का हमारे पूरे चांसेस बने और सेलेक्ट हो हम बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये स्टडी करने का बेनिफिट तभी है जब हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन की तरफ हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से,
राष्ट्रपति आवास, यानी कि राष्ट्रपति के रहने की जगह, सिंपल। चलिए, तो ये है रायसेन पहाड़ियों पर, ठीक है। रायसेन पहाड़ियों पर क्या है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का आवास है जिसको कहते हैं, ठीक है, जो कि 1929 में बना वायसरॉय पैलेस के नाम से। उस टाइम पे इसका क्या नाम था, वायसरॉय पैलेस। एडवर्ड ल्यूटियन, एडवर्ड ल्यूटियन कौन थे, इसके वास्तुकार। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सबसे पहले कि राष्ट्रपति भवन को बनकर कब तैयार हुआ, 1929 में, यानी कि बिफोर फ्रीडम। 1929 से बनकर तैयार हो गया था। उस टाइम पे इसका नाम क्या था, वायसरॉय पैलेस इसका नाम था। और एडवर्ड ल्यूटियन ये इसके वास्तुकार थे, किसके, राष्ट्रपति भवन के। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन के बारे में। उस टाइम पे कोई ना कोई लॉर्ड रहा होगा बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो लॉर्ड इरविन कौन थे, ये लॉर्ड इरविन एक पर्सन का नाम है। पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने इसमें निवास किया था, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, जो कि रायसेन पहाड़ियों के ऊपर है, ठीक है, उसमें निवास किया था। यहां पर है एक मुगल गार्डन। मुगल गार्डन को फरवरी के मंथ में, फैब, ठीक है, क्या आम जनता के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति भवन का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति आवास के बारे में, यानी कि रायसेन पहाड़ियों के ऊपर राष्ट्रपति भवन है, जो कि राष्ट्रपति आवास के नाम से जाना जाता है। 1929 में बनके तैयार हुआ था, जिसको वायसरॉय पैलेस के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर, ठीक है। एडवर्ड ल्यूटियन ये एक ऐसे वास्तुकार थे जिन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति आवास, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण। तो इनको इसका वास्तुकार कहते हैं। लॉर्ड इरविन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस राष्ट्रपति भवन में निवास किया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पॉलिटी जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री से लिंक जरूर रहेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री से तो खासकर, ठीक है। 1857 से, सॉरी 1857, 1857 से जो मंगल पांडे वाला केस था, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, पता होगा आपको। तो वहां से कहीं ना कहीं लिंक जरूर होता है किसका, इस सारे के सारे तो पॉलिटी का कोई भी टॉपिक करते हैं उससे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1929, आप फ्रीडम तो 1947 में मिले, लेकिन ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि साथ साथ में हिस्ट्री के साथ भी लिंक रहता है उसका। चलिए, एडवर्ड ल्यूटियन हो गया। लॉर्ड इरविन कौन थे, पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इसमें राष्ट्रपति भवन में क्या किया था, निवास किया था। और उस टाइम पे क्या था, ये वायसरॉय पैलेस के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए, मुगल गार्डन जो कि फैब के मंथ में, ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है। तो ये क्या किया जाता है, मुगल गार्डन को फरवरी के मंथ में आम जनता के लिए क्या किया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। फरवरी के मंथ में होता है वैसे, अदरवाइज आम मंथ में वैसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, चाहे तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं किसी आर्टिकल से रिलेटेड,
या फिर किसी पर्सन से रिलेटेड, या कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, या तो आप इस तरह से याद रखें उसको, क्वेश्चंस वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री से जितना भी लिंक है पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, या फिर प्रीएम्बल जो कि उद्देशिका है इसकी भारतीय संविधान की, वहां पर भी पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिफाइन कर रखा है शॉर्ट में, ठीक है। क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, तो हमने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं लेना है कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा हमें नहीं पता होता पहले से, ठीक है। एग्जाम में क्या जाएगा वो आप नहीं जानते, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस का जल्दी में एग्जाम हुआ, तो वहाँ पर जीएस में जो पोर्शंस आए थे, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो बिल्कुल डिफरेंट ही थे जो अक्सर नोट्स आप बनाते हैं उससे, ठीक है। तो हमें चीज़ों को सीरियसली लेके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं पर डीप में भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम उसमें तो कुछ भी छूट ही नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, जो प्रेसिडेंट के बारे में हमारा टॉपिक चला था उसके बारे में, राइट। सो दो जगह है, बेलराम हैदराबाद, ओके, एंड नेक्स्ट है छर्रा शिमला। तो ये भी आवास से संबंधित राष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट है। छुट्टी मनाने के आधिकारिक आवास, ठीक है। तो बेलराम जगह का नाम है जो कि हैदराबाद में है, और छर्रा शिमला, ठीक है। तो ये दोनों जो भवन है, दोनों जो आवास है राष्ट्रपति के छुट्टी मनाने के लिए आधिकारिक आवास के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, महाभियोग। जिसको इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट किया जा सकता है। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो क्या होता है? कार्यकाल से पूर्व पद से हटाना क्या होता है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट या फिर उसका महाभियोग होता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग या फिर उसको पद से हटाना कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग होता है। उसको कार्यकाल से पहले ही पद से हटाया जाता है। अब देखो इम्पीचमेंट के बारे में थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। इसको इम्पीचमेंट के नाम से या फिर महाभियोग के नाम से, दोनों के नाम से आपको पता होना चाहिए। बेलराम हैदराबाद या फिर छर्रा शिमला, ये दो ऐसे भवन है जो छुट्टी मनाने के लिए राष्ट्रपति को आवास के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट जो कि आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के अनुसार होता है और इसके अंदर कार्यकाल से पहले पद से हटाना इसके अंदर हटाने का आर्टिकल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब बात आ गई यहाँ पे इम्पीचमेंट की, तो इम्पीचमेंट कैसे होता है? संविधान का उल्लंघन होने पर इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट का मतलब पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाना। और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी तक किसी के ऊपर भी ये इम्पीचमेंट नहीं हुआ है कभी भी। इस तरह का आर्टिकल जरूर है 61 हमारे पास में, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हुआ है। किस तरह से होता है? तो दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। में किसी से भी इसको शुरू किया जा सकता है। और शुरू करने के लिए क्या जरूरी है?
1/4 सदस्य यानी कि 1/4 सदस्य किसी भी लोकसभा के या फिर राज्यसभा के अगर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं तो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के बाद में क्या होता है, इम्पीचमेंट को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर सदस्य अगर क्या करें, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, तो उस केस में क्या हो सकता है, इम्पीचमेंट को शुरू किया जा सकता है, महाभियोग को लगाया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है, 14 डेज का नोटिस पीरियड यानी कि 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, अब किसी को पद से हटा रहे तो उसके बारे में तो बताओगे ना उसको, तो 14 डेज का टाइम दिया जाता है, 14 दिन के अंदर बताया जाता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, और उसके बाद 2/3 यानी कि 2/3 जो मेंबर हैं ईच सदन में, यानी कि दोनों सदन में 2/3 मेंबर, ठीक है, अगर तैयार है उसके लिए तो पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को। जो लास्ट पॉइंट है मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, अगर 2/3 बहुमत दोनों सदन से अगर 2/3 बहुमत उसके लिए एग्री करते हैं, ठीक है ना, तैयार है, अपना पक्ष देते हैं, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, यानी कि अपदस्थ कर दिया जाता है। ठीक है, अब तटस्थ। चलिए, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है मैंने आपको बताया, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इम्पीचमेंट के बाद में टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें, फर्स्ट है कार्यपालिका से रिलेटेड शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, इसमें है महत्वपूर्ण अधिकारी, HCSC यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, के न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, ओके, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट है जी महालेखा परीक्षक, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के कैटेगरी में आता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विदेशों में राजदूत, व महान्यायिक। फर्स्ट पॉइंट की नियुक्ति, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंड इसी के साथ साथ